अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंटेशन के लिए जो हम ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे वो हमारे हैं अली रज़ा, दामिल जमील, वजाहत अहमद एंड सुहेब नवाज। हमें जो टॉपिक दिया गया था प्रेजेंटेशन के लिए वो हमारे पास था कि इंट्रोडक्शन टू AFIP एंड NARC। तो मेनली इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक इसकी अचीवमेंट डिस्कस करेंगे और सेकेंडली हम इसकी सर्विसेज डिस्कस करेंगे। अब NARC हमारे पास क्या है? NARC की फुल फॉर्म है हमारे पास कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का, जो कि इस्लामाबाद में लोकेट किया जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के कोलैबोरेशन के साथ काम करता है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हेडेड बाय एक फेडरल मिनिस्टर के अंडर आता है ये इंस्टीट्यूशन। ऑब्जेक्टिव मेनली इसके क्या है कि ऑब्जेक्टिव में पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसर्च प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन एज अ बॉटम अप इनिशिएटिव। सेकेंडली, ये प्रमोट करता है पार्टिसिपेटरी अप्रोच फॉर रिसर्च को। अगला ऑब्जेक्टिव इसका है कि ये डाइवर्सिफाई करता है एग्रीकल्चर विद फोकस ऑन बायोटेक्नोलॉजी एंड हॉर्टिकल्चर। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन एंड एग्री बिजनेस। उसके बाद हमारे पास इसका जो मेन और बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये कंजर्वेशन एंड इफेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो पाकिस्तान में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं उसे किस तरह हम उनका किस तरह इफेक्टिव यूज करें, किस तरह हम उन्हें ज़ाया होने से बचाएं और किस तरह हम उन्हें कंजर्व किया जा सके। अगला इसका ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब सर्विसेज में हमारे पास क्या आ जाता है कि पहली सर्विस है इसकी हमारे पास के ग्रेन क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी। ग्रेन क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फूड टेस्टिंग प्रोग्राम का। ये लेबोरेटरी हमारे पास जून 2004 में स्टैब्लिश की गई थी NARC में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या था कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि ग्रेन क्वालिटी टेस्टिंग प्रोग्राम है ये सारा हमारे पास अंडर वन रूफ, मतलब एक ही लेबोरेटरी में सारे टेस्ट परफॉर्म किए जा सके। अब ग्रेन क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है ये इसका स्टाफ ये पार्टिसिपेट करता है several international proficiency programs में to maintain international credibility of our research। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करता है ताकि हमारी जो लेबोरेटरी के रिसर्च हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सेकेंडली, हमारे पास जो है इसकी सेकेंड सर्विस है हमारे पास के डायरेक्टरेट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन। ये हमारे पास 1984 में NARC में सेटअप की गई थी। इसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टेक्निक्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं फॉर कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती है जो मतलब रिसर्च वगैरह की, ये सारी कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसे प्रिजर्व करके रखता है फॉर फर्दर यूज़ के लिए। अब इसका हमारे पास है कि ये एक हमारे PARC की एक रिसर्च जर्नल भी पब्लिश की जा चुकी है जो कि पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से है। अब इससे आगे हमारे दूसरे मेंबर आके आपको ब्रीफ करेंगे। Assalamu alaikum. My name is Ali Raza. Today I will show you the remaining services of NARC and their achievements. Third service of NARC is vegetable program. वेजिटेबल प्रोग्राम में बेसिकली NARC और HRI पेटको से वेजिटेबल किट्स और बल्क खरीदते हैं जिसकी मदद से हम सर्दियों और गर्मियों की फसल को बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। The next service of NARC is ऑयल क्वालिटी टेस्ट फैसिलिटीज़। इस रिसर्च प्रोग्राम में हमें दो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पहली फैसिलिटी ये है कि हम डिफरेंट ट्रायल्स और सीड प्रोडक्शन के लिए 150 हेक्टर लैंड यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी सर्विस में हमें NARC ने बहुत सी ऑयल क्वालिटी लेबॉर्ट्रीज फ्राहम की जिससे हम ऑयल के डिफरेंट पैरामीटर्स का पता लगा सकते हैं, जिसके अंदर ऑयल कंटेंट, फैटी एसिड्स और ग्लूकोसाइनोलेट्स, कंटेंट ऑफ रेपसीड ऑयल वगैरह आ जाता है। This is the table. This the table. By using this table, we can identify different cost of different parameters for test quality. The next part is achievement. NARC की पहली अचीवमेंट ये थी कि वो ऑर्गेनिक क्रॉप्स की प्रोडक्शन में कामयाब हुए जो केमिकल इनपुट
से जनरेट की जाने वाली क्रॉप से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। सेकेंड अचीवमेंट ये थी कि NARC ने हमें डिफरेंट यूनिट्स फ्राहम किए जो हमें डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फ्राहम करते थे, जिसके अंदर पहला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, देन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड एंड थर्ड इज़ ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स हमें फ्राहम किया जाता था। थर्ड अचीवमेंट इज़ और NARC ने पूरे मुल्क के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक फार्म इस्टेब्लिश किए जिससे फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एंड द फोर्थ एंड लास्ट अचीवमेंट ऑफ NARC इज़ NARC ने इस प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए 5000 फार्मर्स और स्टूडेंट ट्रेन किए जो इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। थैंक यू, दैट्स फ्रॉम माई साइड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तामिल जमील है और मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है AFIP है। सबसे पहले जो है हम AFIP का जो है ना थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो AFIP जो है एक आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी है जो कि डिफेंसिव रिसर्च के लिए कायम किया गया था। आजकल जो है CMH रावलपिंडी में लोकेटेड है। वैसे ओरिजिनली जो था ये 1957 में। अगर हम AFIP का प्री इंडिपेंडेंस का देखें तो इंडियन ट्रूप्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टेशन हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल कायम किया जिसकी 10 ब्रांचेज भी थी इंडिया के मुख्तलिफ शहर में। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टेशन हॉस्पिटल का नाम चेंज करके IHC का नाम बना दिया। तो और इस टाइम पे हर फील्ड के लिए फौज के हर फील्ड के लिए अलग हॉस्पिटल था। लेकिन 1943 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक एक ही हॉस्पिटल कायम कर दिया जाए पूरी फौज के लिए। तो इस तरह 1943 में इंडियन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स हॉस्पिटल कायम किया गया। उसके बाद ये अगर देखें तो ऊपर जैसे मैंने बताया कि ये 10 शहरों में लोकेटेड था। अगर हम इसमें देखें तो ये ज़्यादा से अच्छा है क्योंकि इंडिपेंडेंस जब हुई तो वो पाकिस्तान के पास आ गई। तो इसलिए IAMC भी पाकिस्तान को जब इंडिपेंडेंस के बाद मिल गया। जब इंडिपेंडेंस हुई तो पाकिस्तान के पास एक हाई टेक किस्म की लाइफ की लेबॉर्ट्री नहीं थी। लेकिन क्योंकि IAMC जो है उस टाइम की सबसे अच्छी लेबॉर्ट्री मानी जाती थी तो IAMC का नाम जो है चेंज करके CMPL बना दिया गया जिसका नाम सेंट्रल मिलिट्री पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री रखा गया। 1957 में CMPL को AFIP में कन्वर्ट कर दिया गया। 1957 के बाद AFIP को जो है रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पर इसके लिए एक पर्पज बिल्डिंग भी बनाई गई थी। इसके बाद 1962 में AFIP जो रावलपिंडी में स्टैंड था और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाया गया था जो कि एनिमल उसके बाद एनिमल हाउस भी कंस्ट्रक्ट किया था जो कि एक्सपेरिमेंटल पर्पजेज़ के लिए यूज़ हुआ था। इसके बाद 1988 में एक एडवांस डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर भी कायम किया था जिसका मेन पर्पज जो था DNA टेस्टिंग करना था। और ये इनिशियली प्लान जो हुआ था 1983 में, उसके बाद अप्रूव जो है 1984 में हुआ था। और ये प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीट 1988 में हुआ था। उसके बाद एक डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी क्रिएट किया गया था यहाँ पे ताकि मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक यूजफुल हो। इसके बाद 2017 में जो है एक रिसर्च एथिक्स एंड एकेडमिक डिपार्टमेंट भी कायम किया था जिसका मेन पर्पज जो था रिसर्च डेवलपमेंट करना था और रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशन करना था। इसके बाद 2017 में एक इंटर डिपार्टमेंटल रिकॉग्निशन भी हुई जिसमें हर डिपार्टमेंट के लिए अलग बिल्डिंग भी बनाई गई और उसको रिकॉग्निशन भी दी गई। Now I will discuss the achievements of AFIP. AFIP की जो हमने achievements ली हैं उसमें सबसे पहले जो है next generation sequencer. Next generation sequencing NGS is a massively parallel sequencing technology that offers ultra high throughput, scalability and speed. The technology is used to determine the order of nucleotides, entire genome or targeted regions of DNA or RNA. NGS has revolutionized the biological science, allowing labs to perform a wide variety of
applications and study biological system at a level never before possible. NGS DNA sequencing technology, which has revolutionized genomic research. Using NGS, an entire human genome can be sequenced within a single day. In genome research, NGS has mostly superseded conventional Sanger sequencing. It has not yet translated into routine clinical practice. Second achievement of AFIP is installation of new gamma camera. Now, what is gamma camera? The gamma camera or SPECT camera is a camera that is able to detect flashes of light produced when gamma rays resulting from radioactive decay of single proton emitting isotopes interact with a sodium iodide crystal at the front of the camera. Third achievement of AFIP is total lab automation. Now, what is total lab automation? Total laboratory automation (TLA) is a automation system for the performance of highly repetitive tasks in the laboratory. It replaces human operators in the preparation and transport of specimens with robotic devices. As AFIP being the tertiary care facility remains abreast with the latest technology. Now I am going to talk about a sub-institute of NIGAB, National Institute for Genomics and Advanced Biotechnology (NIGAB). There are several projects of NIGAB. Some are completed and some are still ongoing. Completed projects: genetic transformation of chickpea for herbicide resistance, genomic study for stress tolerance in wheat and rice, development of Bt transgenic and colored cotton in Pakistan in collaboration with Pak China, molecular maker based identification of halal and non-halal meat. We will discuss the last project of NIGAB, which is molecular maker based identification of halal and non-halal meat type. In molecular maker based identification of halal and non-halal meat type, the objective was to detect three non-halal meats of dog, pork and rat in meatballs using PCR with 12S RNA gene as target sites. The question is why 12S RNA gene is used in this method. Following are the two main reasons. It is used for species identification and used extensively due to clonal inheritance of mitochondria without recombination and sequence change. Procedure for detecting three non-halal meat products consisted of dog, pork and rat species in meatballs. We used PCR with 12S RNA gene as target site. Procedure: total 33 self-made meatballs were used. These meatballs were divided into 11 groups and each group containing 3 meatballs. Genomic DNA from the meatball was used as a DNA template for different PCRs. PCR results show that the 12S RNA primer gene successfully amplified DNA for each species: dog, rat and pork. These are indicated by 244, 357 and 491 base pairs of DNA bands. By using multiplex PCR and 12S RNA, this whole process can be completed in one reaction. That's it from my side. Thank you.